नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आधुनिक भारत की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। ऑलरेडी 15 वीडियोज पढ़ चुकी हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप आधुनिक भारत की श्रृंखला से ही प्लेलिस्ट है, आप उसे जाकर के देखें। आज का चैप्टर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण नहीं है। इस चैप्टर का नाम है, जो शुरू होगा उस चैप्टर का नाम है भारत में ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों की आर्थिक नीति। क्या? दोबारा से, ब्रिटिशों की भारत में आर्थिक नीति व उसके प्रभाव, यानी कि अंग्रेज, ब्रिटिश का मतलब अंग्रेजों की भारत में आर्थिक नीति क्या रही थी और उनके भारत में प्रभाव क्या पड़े थे, इस चीज को पढ़ेंगे। और इस चीज को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की चरण। अब इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत की क्या स्थिति थी। अब अंग्रेज भारत में आए थे लगभग, यानी उन्होंने जो अपना प्रकोप जमाया था, यानी पहले तो आए थे व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप जब से किया सन 1757 से। कब? यहां नहीं लिखा हुआ है, सन 1757 में प्लासी का युद्ध जब उन्होंने जीता था तब से। तो उनसे पहले भारत में आर्थिक सोर्स क्या थे, लोग यहां क्या कमाते थे, भारत में उनका मुख्य पेशा क्या था? तो उनके दो ही मुख्य पेशे थे। एक था खेती, यानी कृषि, खेती का मतलब है कृषि, और दूसरा था आत्मनिर्भरता, यानी कि कुटीर उद्योग टाइप के जो उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग, उनसे वो अपना जीविकोपार्जन करते थे। यानी क्या? आत्मनिर्भरता। डेट्स क्लियर? कृषि और आत्मनिर्भरता, ये था मेन सोर्स। अब पैसे कमाने का मेन सोर्स क्या था भारत में अंग्रेजों से पूर्व? अब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के हम 3 चरण पढ़ते हैं और उससे पहले हम उपनिवेशवाद को देखेंगे कि ये उपनिवेशवाद है क्या। देखिए, बहुत सारे छात्रों को अभी तक ये नहीं पता पड़ पाता है कि उपनिवेशवाद है क्या, तो सुन लीजिए उपनिवेशवाद है क्या। उपनिवेशवाद को आज बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, यानी कि कोई 2 राष्ट्र हैं, एक ए राष्ट्र है और एक राष्ट्र है बी। दैट्स क्लियर? एक देश ए है और एक देश बी है, राष्ट्र कह लीजिए या देश कह लीजिए। और जो ए देश है वो ज्यादा शक्तिशाली है। क्या है? वो शक्तिशाली है किससे? बी राष्ट्र से। किस चीज में शक्तिशाली है? इसकी आर्थिक नीतियां भी बहुत मजबूत हैं, इसकी सैन्य शक्ति भी बहुत मजबूत है। लेकिन जो बी राष्ट्र है वो कमजोर है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है। अब ये क्या काम करेगा कि इस वाले राज्य पर, यानी बी वाले राज्य कह लीजिए, देश कह लीजिए, राष्ट्र कह लीजिए, बी वाले राष्ट्र पर अपने हिसाब से, ए राष्ट्र बी राष्ट्र पर अपने हिसाब से अपनी नीति उस पर थोप दे, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे वो सामाजिक नीति हो, चाहे वो राजनीतिक नीति हो। यानी ए राष्ट्र बी राष्ट्र पर अपनी नीति थोप दे, यानी शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्य पर अपनी नीति थोप दे और यहां से पैसा ले जा करके कहां ट्रांसफर कर दे? अपने राज्य में। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इसमें देखिए, ये अंग्रेज जो थे वो बाहर से आए थे, इतनी बात आपको भी पता है। बाहर से तो मुस्लिम भी आए थे, लेकिन मुस्लिम और अंग्रेजों में क्या अंतर था? जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो आए थे और अंग्रेज आए थे। अंग्रेज और मुस्लिम में केवल एक ही अंतर था कि मुस्लिम जो आए थे वो यहां के बन करके रह गए थे, और जो अंग्रेज आए थे वो अब भी प्रेम जो करते थे वो अपने राष्ट्र से करते थे, यानी यहां के पैसे को यहां ले जाते थे। लेकिन जो मुस्लिम आए थे वो उस पैसे का यानी जो पैसा था उसको वहीं लगा रहे थे, पैसा बाहर नहीं जा रहा था। यहां पर पैसे को वो अंदर से, यानी ऐसे उंगली डालते थे और ऐसे निकाल ले जाते थे। यह कंडीशन थी उनकी। उपनिवेशवाद आपको समझ में आ गया होगा। उपनिवेश यानी कि अब बी राष्ट्र ए राष्ट्र का उपनिवेश है, बी राष्ट्र ए राष्ट्र का उपनिवेश है। और उस समय बी राष्ट्र जो था वो कौन सा था? भारत। और ए राष्ट्र कौन सा था? इंग्लैंड।
अब भारत अंग्रेजों का, इंग्लैंड मतलब अंग्रेजों का उपनिवेश था उस समय, और इसी पूरी प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरण हुए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, यानी कि सन 1757 से लेकर के और 1947 तक 3 चरण देखे गए थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। देखिए चीजें समझ में आनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि आपको जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक चीजें लंबे समय तक याद नहीं रहेंगी। अगर चीजों को लंबे समय तक याद रखना है, जीएस का जो सिलेबस होता है बहुत ब्रॉड होता है। इन्हें कौन कहता है कि हिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है? हिस्ट्री समझने का सब्जेक्ट है। हिस्ट्री को अपने अंदर, अपने रक्त में लेकर के आइए, अपने लहू में लेकर के आइए। प्रथम चरण का नाम था वाणिज्यिक एवं पूंजीवाद का चरण, द्वितीय चरण का नाम था औद्योगिक पूंजीवाद और तृतीय चरण था वित्तीय पूंजीवाद। वाणिज्यिक एवं पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद। दैट्स क्लियर। अब इन तीनों में क्या अंतर था, बेसिकली हम ये चीज देखेंगे। और ये चीज देखने के क्रम में सबसे पहले जो था, देखिए यहां पर वाणिज्यिक एवं पूंजीवाद प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। ये टाइम पीरियड है इनका 1757। देखिए इस डेट का जिक्र प्रत्येक वीडियो में होता आ रहा है। जब से प्लासी हुआ है इस डेट का जिक्र होता है कि 1757। अब तो आपको रट गया होगा ना, 1757 में प्लासी हुआ था। बक्सर कब हुआ था? यानी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तब आपको अपने मन में सोच लेना है, जल्दी से क्लिक करना है कि सर ने क्या पूछा। 1757 से ये चलता है 1813 तक। यानी प्रथम चरण वाणिज्यिक एवं पूंजीवाद का जो चरण था वो 1757 से कब तक चलता है? 1813 तक चलता है। द्वितीय चरण 1813 से लेकर के कब तक चलता है? 1858 तक। डेट्स क्लियर। 57 से 1813 और 1813 से 1858 तक। और तृतीय चरण 1858 से लेकर के 1947 तक चलता है। यानी तीनों की डेट हमें पता पड़ गई। अब देखिए याद करने के लिए क्या है कि 1757 में प्लासी हुआ था और प्लासी के बाद में ये चला था 1813 में 13 तक, और 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, तब तक चला था। फिर ये 1813 से 1857 में एक क्रांति हुई भारत में, जो सभी को पता है आपको, 1857 में। यानी उस क्रांति के बाद दौर बदला और ये चला 1858। यानी क्रांति के बाद एक नई नीति की आवश्यकता पड़ी और उसके बाद में 1858 से 1947 देश आजाद हो गया होगा। देखिए चीजें समझने के साथ साथ आपको याद करने भी विशेष जरूरी हैं। वाणिज्यिक एवं पूंजीवाद में था क्या? कंपनी का पूरा ध्यान लूट पर रहा। उस समय क्या करती थी कंपनी कि 1757 में यानी प्लासी के युद्ध के समय से उसने, आपको पता है, मैंने बताया आपको कि 65 में 1765 में 64 में बक्सर हुआ, 1765 में क्या हुआ? सोचो, इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि के तहत तीन दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। दीवानी का मतलब है राजस्व लेने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। कौन कौन सी? यहीं पर रिवाइज करिए, कौन कौन सी? उड़ीसा, बंगाल और बिहार। और उन्होंने उन दीवानी प्राप्त यानी राजस्व लेकर के बहुत लूटा और उस राजस्व का प्रयोग कहां किया? और क्षेत्रों में किया और राज्यों को जीतने में किया। उस पैसे का उपयोग कहां किया उन्होंने? और राज्यों को जीतने में किया। यानी कि कंपनी का पूरा ध्यान लूट पर रहा था। उन्हें यहां न तो निवेश करना था न कुछ करना था, केवल लूट करना था। भारत में व्यापार पर एकाधिकार करना था। अब तुम्हें पता है सभी को कि यूरोप से कई शक्तियां चली थी। कई शक्तियों का मतलब पुर्तगाली चले थे, फ्रांसीसी चले थे, स्वीडिश चले थे, डच चले थे, डेनिश चले थे। उन सभी के व्यापार को खत्म करके अपना व्यापार स्थापित करना, यानी व्यापार पर एक का अधिकार होना चाहिए, वो ऐसा सोचते थे अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार पर एकाधिकार करना चाहती थी प्रथम चरण में। दैट्स क्लियर। तृतीय चरण में क्या हुआ? कम से कम मूल्यों पर इधर से चीजों को खरीद कर उधर ज्यादा से ज्यादा मूल्यों पर बेचना।
यानी प्रथम चरण में इनका काम था कि कितनी भी सस्ती चीजें यहां से मिल जाएं, बहुत सस्ती चीजें यहां से मिलने के बाद में उधर जाकर के महंगी चीजों पर, महंगे दामों पर इसे बेच देना है। चौथा है ब्रिटिश आर्थिक नीति से, चौथा आ गया यहां, पूंजी निवेश के माध्यम से। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो बताया था कि पूंजी निवेश उन्होंने नहीं किया, पूंजी निवेश नहीं किया था, लेकिन यह पूंजी उन लोगों की पूंजी नहीं थी, यह भारतीय लोगों की पूंजी थी। अब आप कहेंगे क्या? हां, भारतीय लोगों की पूंजी थी। व्यापारी वही है जो अपने पैसे को बिना निवेश किए और व्यापार करे और उससे मुनाफा कमाए। दोबारा से बोलता हूं कि व्यापारी वही कुशल व्यापारी कहलाता है जो अपना पैसा खर्च ना करे। अभी आप देखते हैं बड़े बड़े लोग बैंकों से लोन ले लेते हैं, तो ये भी वही काम करते थे, यानी ये भारतीयों से 5 कदम आगे चलते थे। मैं तो कहता हूं 5 नहीं 10 कदम आगे चलते थे। ये भारतीय जिस चीज को सोचने वाले होते थे उस समय, ये उस चीज को कर देते थे पूंजी निवेश के माध्यम से। अब जो भारत में पैसा उन्होंने राजस्व के मामले से लिया था, दीवानी से लिया था, राजस्व से लिया था, उसका निवेश कर रहे हैं। और उस निवेश का मतलब होता है पैसा लगाना। यदि आप किसी व्यापार में, किसी काम में पैसे को आप लगाते हैं, उसे कहते हैं निवेश करना। निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। 5वां है ब्रिटिश आर्थिक नीति से भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। ब्रिटिश आर्थिक नीति से भारतीय उद्योगों का पतन क्यों होगा? क्योंकि यहां देखिए, फिर दोबारा से 5वें पॉइंट के बाद में तीसरे पॉइंट पर आइए, कम से कम मूल्यों पर इधर से, यानी कि जब ये यहां कम से कम मूल्यों पर खरीदेंगे तो भारतीय लोगों का तो, उद्योगों का तो पतन होगा ही। अब राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत क्या रह गया था? कृषि रह गया था। अब उनका एकमात्र सोर्स क्या रह गया था? कृषि। यानी अब उन्हें जो पैसा, किन्हें? भारतीय लोगों को जो पैसा कमाना है वो किसी से कमाना है? कृषि से। और उन्होंने उद्योगों का पतन लगभग कर दिया था। इसके बाद में अब द्वितीय चरण 1813 से 1858 तक का है। इसे औद्योगिक पूंजीवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक पूंजीवाद। इसका टाइम पीरियड आपको पता ही पड़ गया है। अब यहां क्या था? यहां एक कंडीशन हुई, उस कंडीशन को आप समझिए कि ये भारत है और ये यूरोप है। इन्होंने अपनी नीति में 1813 से बदलाव किया। बदलाव क्या किया? अब इसी दौर में औद्योगिक लिख रही है ना, औद्योगिक, यानी कि ब्रिटेन में, यूरोप में ये देश है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। अब औद्योगिक क्रांति क्या होती है आप कहेंगे? औद्योगिक क्रांति क्या होती है? औद्योगिक क्रांति वो चीज है, यानी कि औद्योगिक क्रांति के तहत, जैसे हमारे यहां हरित क्रांति आप लोगों ने पढ़ी होगी, हरित क्रांति के तहत क्या हुआ? हरित फसलों को, यानी गेहूं का, खाद्यान्न का उत्पादन, यानी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया। ठीक उसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत उद्योग लगाए गए बड़े बड़े, जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई, यानी कताई मशीन और बहुत सारी मशीनें लगाई गई। अब यहां औद्योगिक क्रांति हुई तो मशीनें लगी, और मशीनें लगी तो मशीनों के लिए क्या आवश्यकता है? कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी माल को तैयार करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और कच्चा माल वो कहां से प्राप्त कर रहे थे? भारत से प्राप्त कर रहे थे। कहां से प्राप्त कर रहे थे? भारत से प्राप्त कर रहे थे। दैट्स क्लियर। अब वो भारत से कच्चा माल तैयार कर रहे थे। अब यहां जब कच्चा माल पक्के माल में, यानी कि पूरे के पूरे माल में बदल जाएगा, तब उसके लिए देखिए ब्रिटेन कितना है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से, बहुत छोटा देश है। उस समय तो और भी जनसंख्या कम हुआ करती होगी। अब ब्रिटेन माल तो तैयार हो गया, अब उसे खपाए कहां, बेचे कहां? उसके लिए उसने बाजार की तलाश की। अब भारत जनसंख्या वाला देश, अब उसने यहां से उस माल को भारत में ही खपाना शुरू कर दिया, यानी कच्चे माल को लाना और यहां को माल, यहां आकर के इंग्लैंड में आकर के माल को तैयार करना और उसी माल को पैकिंग कर करके भारत में बेच देना। इससे क्या समस्या आएगी? इससे समस्या आएगी दोस्तों कि यहां पर जो माल है, यानी भारत के छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं, यानी कपड़ा उद्योग है। अब आप भी बताइए, अब हाथ के सिले
स्वेटर पहनना ज्यादा पसंद करेंगे या मशीन के बने हुए? जी हाँ, मशीन के बने हुए। और तब जब मशीन के बने हुए सस्ते दामों में मिल रहे हो तब तो और भी ज्यादा आप मशीन के बने हुए कपड़ों को पहनेंगे। तो भारत के लोगों ने अपने लोगों के कपड़ों को छोड़ करके विदेशी यानी शौक भी चढ़ा होगा। भारत के लोग शौक तो बहुत जल्दी करते हैं। अब यहां पर समझ रहे हैं ना आप चीज को, एक एक लाइन को समझते चलिए बस। यहां पर लोगों ने अपने ही लोगों के जो वस्त्र उद्योग था उसका पतन कर लिया। उसका क्या कर लिया? पतन कर लिया। अब पतन का मतलब क्या है कि यहां पर अब विदेशी कपड़े भारत में भर गए। यह तो हो गई एक बात। दूसरी बात थी कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत है ये, चाय और चीन को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ। अब मैंने बताया था कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। इसी दौर में औद्योगिक क्रांति हुई तो वहां ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग और कंपनियों ने मांग की कि भाई हमें भी व्यापार मिलना चाहिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार नहीं होना चाहिए। तो वहां से 1813 का चार्टर एक्ट निकल करके आता है। उस एक्ट में कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब तुम्हारे व्यापार का एकाधिकार समाप्त करा जाता है, और कर भी दिया। एकाधिकार यानी कि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर व्यापार कर रही थी, उसका एकाधिकार यानी अब आपको अकेले आपको व्यापार करने का अधिकार नहीं है, बाकी सभी को आपके साथ साथ और लोग भी व्यापार करेंगे, और कंपनियां भी व्यापार करेंगी। लेकिन आपको एक छूट दी जाती है कि आप चाय का व्यापार यानी कि चाय का व्यापार आप ही करेंगे और कंपनियां नहीं करेंगी। और चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, कोई और कंपनी नहीं करेगी। बाकी की सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ व्यापार कर सकती हैं। बात को समझ गए ना? मुझे पता है समझ गए होंगे तुम। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? अंग्रेजी कपड़ों, देखो मैंने बताया था ना, कपड़ों का उदाहरण दिया था। अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों के आगे, क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण का दौर था, मशीनीकरण का दौर था। अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती, और वो मशीन से बनी है तो सस्ता भी बनेगी, सस्ती कीमतों के आगे भारतीय महंगे कपड़े टिक नहीं सके। और परिणाम क्या हुआ उसका कि भारत का वस्त्र उद्योग जो था उसका पतन हो गया। होगा क्यों नहीं? जब आप लोग कपड़े नहीं पहनोगे, और हम भी क्यों पहने? जब हमारे यहां, अब आप भी देखेंगे चाइना की चीजें, वर्तमान दौर ले लीजिए, चाइना की चीजें सस्ती मिलती हैं और भारत पूरा चाइना की चीजें यूज करता है। फिर भारत की चीजें महंगी मिलती हैं। वही दौर वो था। तीसरा है खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्यिक फसलों को अधिक उगाया गया। क्यों नहीं उगाए जाएंगे? वही बात है ना, कच्चा माल तो यहीं से लेना है ना, कपास यहीं से लेना है। कपड़े बनाने के लिए कपास कहां से लेना है? भारत से लेना है। नील कहां से लेना है? भारत से लेना है। अफीम कहां से लेना है? भारत से लेना है। शोरा कहां से लेना है? भारत से लेना है। यानी नशा बनाने के लिए अफीम कहां से लेना है? उन्हें कच्चा माल कहां से लेना है? भारत से लेना है। चाय, मसाले, कॉफी, रबड़ के बागान, ये सभी के सभी कच्चे माल कहां से ले रहे थे? भारत से। और ये सभी की सभी फसलें कैसी हैं? वाणिज्यिक फसलें हैं। ये खाद्यान्न फसलें नहीं हैं। वाणिज्यिक फसलें अलग होती हैं, खाद्यान्न फसलें अलग होती हैं। खाद्यान्न फसलों में क्या आता है? गेहूं, चावल, बाजरा, ये सभी किस में आते हैं? खाद्यान्न फसलों में। अब जब जबरदस्ती थोप दिया जाएगा कि आपको नहीं, आपको वाणिज्यिक फसलें करनी है, तो खाद्यान्न फसलों की तो कमी स्वतः ही आएगी। खाद्यान्न फसलों की तो कमी स्वतः ही आएगी। अब यहां क्या होता है कि खाद्यान्न फसलों की कमी आ जाती है। इसी क्रम में यानी द्वितीय चरण में रेलवे का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? रेलवे का विकास हुआ। अब रेलवे का विकास भारत के लोगों के लिए नहीं कराया था उन्होंने। रेलवे का विकास भारत के लोगों के लिए नहीं कराया था। एक चीज समझ लीजिए, भारत के लोगों के लिए वो क्यों कराएंगे? ये है भारत। अब भारत में मान लीजिए सभी ये है तट, यहीं से तो लद करके समुद्री जहाजों में लद करके यहां पहुंचेगा,
सामान समुद्री जहाजों में लद करके ही तो पहुंचेगा। अब कंडीशन ये बनती है, मान लीजिए कपास महाराष्ट्र में होता था, कपास महाराष्ट्र में होता था, नील यहां होता था बिहार में, कॉफी यहां होती थी कर्नाटक में, चाय यहां होती थी, रबड़ के बागान कर्नाटक तमिलनाडु में हुआ करते थे। यानी कि उन्हें सारी, देखिए ये कच्चे माल हैं, भारत में कच्चे माल के स्थान हैं। अब जल्दी से यानी यहां तक लाने के लिए यहां ट्रेन बिछा दी जाएगी, तो ये जो माल है यहां ट्रेन बिछा दी जाएगी, तो ये माल जो है वो कहां जाएगा, समुद्री किनारों तक आ जाएगा, और समुद्री किनारों से लद करके कहां पहुंच जाएगा, इंग्लैंड में पहुंच जाएगा। इसीलिए उन्होंने ट्रेन की शुरुआत की थी। पहला कारण तो यह था ट्रेन की यानी रेल की शुरुआत करने का। दूसरा कारण यह था कि इन्हें पता था कि हम भारतीय लोगों का शोषण कर रहे हैं, और यह शोषण कभी भी किसी भी वक्त एक क्रांति के रूप में फूट सकता है, जो 57 में देखने को मिला हमें, 1857 की क्रांति में। उन्हें पता था, ये बात अंग्रेजों को पता थी। इसीलिए एक स्थान से मान के चलो यहां क्रांति हुई, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में क्रांति हुई, अब उनके सैनिक ज्यादा कहां हैं, बंगाल में। अब पता पड़ी कि मुंबई प्रेसिडेंसी भारतीय लोगों ने उड़ा दी, तो यहां से बहुत कम समय में सैनिकों का आदान प्रदान किया जा सके, सैनिकों का आने जाने की सुविधा बेहतर हो सके। इसीलिए उन्होंने यानी दो कारणों की वजह से रेल का विकास उन्होंने किया था। और रेल का विकास द्वितीय चरण यानी औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में किया गया था। अब तीसरा चरण देखते हैं, तृतीय चरण। अब सभी को पता है कि 1853 से 1857 में क्रांति हुई, लोगों का गुस्सा फूटा। अब ये वाली बात कहां पहुंची, इंग्लैंड में पहुंची। कहां पहुंची, इंग्लैंड में पहुंची। अब इंग्लैंड में पहुंचने के क्रम में वहां देखा गया कि लोग अब गुस्सा हैं, हमें अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, नीति बदलनी पड़ेगी। लेकिन अंग्रेज तो वही, भाई कुत्ते की पूंछ को जमीन में अंदर कर लेंगे आप 12 वर्ष, तो वो सीधी नहीं होती है। अंग्रेज तो ठीक वैसे ही थे, ढाक के 3 पात। अब वो क्या काम करेंगे, वो अपना तरीका बदलेंगे, शोषण करना नहीं छोड़ेंगे लोगों का, यानी वो शोषण करना नहीं छोड़ेंगे, तरीका बदलेंगे केवल। शोषण की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया उन्होंने। क्यों बदला, 2 कारण थे इसके पीछे। एक कारण यह था कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, वो धीमे धीमे सभी यूरोपीय देशों में फैल रही थी। यानी सभी धीमे धीमे क्या हो रहा था, फ्रांस में भी फैल रही थी औद्योगिक क्रांति, और भी देशों में फैल रही थी इंग्लैंड के अलावा। यानी इंग्लैंड के अलावा और भी देश जब इंग्लैंड की देखी देखा क्या करेंगे, और भी देश तो मशीन लाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से सभी देशों ने मशीन लाना शुरू कर दिया। तो शोषण की प्रक्रिया जारी रही, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया गया। क्यों, क्योंकि एक तो 57 की क्रांति हुई थी, उन्हें स्वरूप बदलना पड़ता। दूसरा यह था कि और यानी पूरे यूरोप में मशीनीकरण हो रहा था। पूरे यूरोप में, इंग्लैंड के साथ साथ पूरे यूरोप में मशीनीकरण हो रहा था। अब इन्होंने निवेश करना प्रारंभ किया, भारत के लोगों को दिखाया कि हम तुम्हारे यहां क्या करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, हम तुम्हारे यहां निवेश करना प्रारंभ किया। अब देखो ये लोगों को, भारतीय लोगों को बहला रहे हैं। बैंक की स्थापना कर दी, बीमा कंपनियों की स्थापना कराई गई, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। निवेश करने से यानी उन्होंने पैसा लगाया, बैंक में लगाया, बीमा कंपनी में लगाया, इससे पहले रेलवे में लगाया। तो रेलवे में लगाया, भारतीय लोगों को लगा कि ये रेलवे का विकास कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं। बैंक का विकास या बैंक की स्थापना या बीमा कंपनी की स्थापना कर रहे हैं तो हमारे लिए कर रहे हैं। निवेश और किस पे लगाया गया, चाय, कॉफी, रबड़ की बागानों, यानी सभी वाणिज्यिक फसलों पर निवेश किया गया। उन्होंने चाय के बागानों पर, रबड़ के बागानों पर, कॉफी, इन पर निवेश किया गया। लेकिन इन्होंने एक चीज पर निवेश नहीं किया, किस पर, कपड़ा उद्योग पर, वस्त्र उद्योग पर। क्यों नहीं किया? अगर हम यहां वस्त्र उद्योग पर निवेश करते हैं तो हमारा जो वस्त्र उद्योग जो यूरोप में चल रहा है वो तो फेल हो जाएगा। फिर हमारे कपड़ों को कौन खरीदेगा, हमें माल कौन देगा? कपास
कौन देगा? भारत बहुत जनसंख्या वाला देश है, वो माल को यूं ही खपा लेता है। आज भी 125 करोड़ 130 करोड़ लोग हैं, हम जनता है, किसी भी देश का माल खपाने के लिए पर्याप्त हैं हम। कोई भी देश आई हमारे देश में आकर के माल खपा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने वस्त्र उद्योग पर निवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आपने मेरे साथ ये समझ विकसित की, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है इसको, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको पता नहीं क्या लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। देखिए, ये चैनल जो है ऐसा छोटा सा चैनल है, न मेरे पास में एक बढ़िया कैमरा है, न मेरे पास में डिजिटल बोर्ड है, लेकिन एक कंटेंट मैं आपको अच्छा देने का प्रयास कर रहा हूं, ये मेरा मानना है। अब आपका क्या मानना है मुझे क्या पता है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कथन करके दे देगा कि ये किसका कथन है, ये किस विद्वान का कथन है या किस अंग्रेज का कथन है, तो उसे देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स दुनिया में बड़ा फेवरेट नाम रहा है, जैसे आजकल मोदी जी का है। कार्ल मार्क्स विश्व के कपड़ों के, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा कि विश्व के कपड़ों के घरों को, विश्व के कपड़ों के घरों को विदेशी कपड़ों से भर दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था, एक कथन कहा था कि विश्व के कपड़ों के घरों को विदेशी कपड़ों से भर दिया। विश्व के कपड़ों के घरों को, यानी भारत क्या था, ये भारत के संदर्भ में कह रहा है। भारत में जो था वो कपड़ों का घर था, उसे क्या काम कर दिया? विदेशी कपड़ों से भर दिया अंग्रेजों ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पूरा नाम नहीं लिखा है मैंने, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद कर दी। क्या? बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि क्या कर दी? सफेद कर दी। ये कथन किसका है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सब सीधे सीधे पूछ लेगा कि ये निम्न में से किस विद्वान का या किस अंग्रेज का कथन है? के.एम. पणिक्कर, पूरा नाम क्या है? के.एम. पणिक्कर। इन्होंने कहा था कि 1765 से 1772, आप बताइए 1765 से 1772 को क्या विशेष था? सोचो, 1765 से 1772 ये बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया था। इस समय बंगाल में द्वैध शासन, तो इन्होंने कहा था कि जो द्वैध शासन वाला समय था 1765 से 1772 को डाकू राज्य की संज्ञा दी गई। इसे जॉन सुल्लीवान नाम है एक व्यक्ति का, जॉन सुल्लीवान, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। जॉन सुल्लीवान ने कहा था कि अंग्रेजों का तरीका एक ऐसा था, एक स्पंज की तरह सा। एक स्पंज क्या होता है? बहुत बड़ा गद्दा सा होता है, वो चीजों को सोख लेता है। स्पंज की तरह है वो। क्या काम कर रहा है कि गंगा के किनारों से अच्छी चीजों को सोख रहा है, और टेम्स, लंदन कौन सी नदी किनारे पर है? टेम्स नदी किनारे पर, और टेम्स नदी के किनारे पर आकर के निचोड़ दे रहा है, यानी गंगा से अच्छी चीजों को सोख करके और टेम्स नदी के किनारे पर निचोड़ दे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जॉन सुल्लीवान। ये सभी चीजें नोट करते रहे आप बहुत अच्छे से। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें भारत में अंग्रेजों की ब्रिटिश नीति, अंग्रेजों की आर्थिक नीति में हम क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, मात्र क्या रह जाता है? कृषि रह जाता है। उद्योगों का तो पतन कर दिया, अब कृषि रह जाता है। अब कृषि पर भी ये कृषि वाले जो कृषि कर रहे हैं उनका भी शोषण करना शुरू करेंगे, उन पर तमाम टैक्स लगा देंगे, उन पर इतना टैक्स लगा देंगे कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और उस टैक्स की पद्धति अलग अलग होगी। उन टैक्स की, यानी इजारेदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, ये जो है महलवाड़ी प्रथा, यानी जो ये हैं, हम इन्हें अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।